क्लास 12th के हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या करना, किस समय आप कौन सा वीडियो कब देख रहे हैं, इस तरह से आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, शुभकामना देता हूं। आपके इस नए अध्याय के लिए, नए परिच्छेद के लिए, जीवन से जुड़े हुए नए परिच्छेद के लिए। बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ज़रूरी है आप लोगों को बहुत मन लगा करके पढ़ना, क्योंकि इसका अंक आपके विद्यालय के अध्यापकों के हाथ में नहीं है, बल्कि जो बाहर चेक करेंगे, आपका तो सेंटर जाता है, वहाँ उनके हाथ में है आपका अंक। आइए आज हम लोग एक नए पाठ को पढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसा नाम जो नई कविता के रूप में दूसरा तार सप्तक में अपनी ख्याति स्थापित कर चुका है। शमशेर बहादुर सिंह ये एक कवि ही नहीं, इन्होंने गद्य हो या पद्य हो, दोनों के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई। आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का बेटा ये छठा पाठ है। उषा, मैंने लिखा भी है बोर्ड पर, पीछे लिखा हुआ है उषा। काव्यखंड में उषा पाठ शमशेर बहादुर सिंह जी का लिखा हुआ है। और आइए पाठ को शुरू करने के पहले कवि का एक छोटा सा जीवन परिचय हो जाए, फिर हम पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म सन 1911 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ तथा इनका निधन अहमदाबाद में सन 1993 ईस्वी में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह जी सबसे पहले हिंदी की कविताएं नहीं करते थे, या हिंदी के क्षेत्र में गद्य या पद्य दोनों में अपनी लेखनी नहीं चलाई। सबसे पहले इनके जीवन की जो लिखने की शुरुआत हुई, जो इनके रचनात्मक कार्य की शुरुआत हुई, वो अंग्रेजी साहित्य से होती है। अंग्रेजी में वो सोनेट लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। एक छंद है सोनेट इंग्लिश का, तो वो सोनेट लिखा करते थे, इतने अच्छे ढंग से लिखा करते थे। लेकिन बाद में वो हिंदी के क्षेत्र में आए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध संस्मरण आखिरकार मैं हिंदी में किस तरह आया, आप लोगों ने 9th क्लास में CBSE की किताब में ये पढ़ा भी है कि आखिरकार मैं हिंदी में किस तरह आया, ये उनका प्रसिद्ध संस्मरण है। उन्होंने इस पाठ में अपनी सारी भावनाओं को जागृत किया है, सारी भावनाओं को उकेरा है, अपने विचारों को लिखा है कि आखिरकार मैं हिंदी में आया किस तरह। जैसे वो सबसे पहले आर्ट में उनकी विशेष रुचि थी, आर्ट में रुचि थी, अंग्रेजी कविता करने में रुचि थी, तो हिंदी के क्षेत्र में उनका आना कैसे हुआ, इस संस्मरण में उन्होंने ये बताया। 18 वर्ष की उम्र में शमशेर बहादुर सिंह जी का विवाह हो गया। बहुत ज़्यादा समय तक इनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। 6 साल बाद ही इनके धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाती है। और धर्मपत्नी के निधन से जो शोक हरिवंश राय बच्चन जी को था, जो दर्द हरिवंश राय बच्चन जी को था, ठीक वही दर्द शमशेर बहादुर सिंह जी को भी था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस विरह व्यथा का उल्लेख भी किया है। उनकी रचनाओं में यह पाया गया है, बहुत ही मार्मिक विरह व्यथा का उन्होंने उल्लेख किया। शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में कहा जाता है, इनके पत्नी का निधन हो चुका था, पढ़ाई इनकी जारी थी। अचानक से एक दिन किसी ने इनसे कह दिया कि पढ़ लिख कर क्या करना है, अब तो जो करना था सो कर चुके। अच्छा ये है कि किसी कंपनी में या किसी स्थान पर जाकर अपने भरण पोषण के लिए, अपने भविष्य के लिए 2 पैसे कमाना शुरू कर दो। और किसी ने ऐसा व्यंग्य कह दिया कि उन्होंने कहा, बस इतना ही लिखा उन्होंने
किसी ने ऐसा व्यंग कह दिया, ऐसी बात बोल दी कि मैं जिस अवस्था में था, जितने पैसे मेरे जेब में थे और जहां मैं खड़ा था, बस वहीं से एक बस दिल्ली के लिए पकड़ लिया और रवाना हो गए दिल्ली के लिए। सबसे पहले तो जाकर उन्होंने ये सोचा था कि मुझे जो करना चाहिए या मुझे जो करना है उसे शुरू कर देना चाहिए अविलंब, देरी करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन कमाने की जो इच्छा थी, जो धनोपार्जन की जो भावना थी उनके अंदर, वो तो थी ही, लेकिन कहीं न कहीं एक उनका साहित्य जो मन था, एक उनका जो कलात्मक हृदय था, एक उनका जो रचनात्मक जो उनके अंदर की रुचि थी, वो इस बात पर उन्हें घसीट ले जाती है कि धनोपार्जन के साथ साथ यदि विद्यार्जन भी होता रहे तो शायद मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। सबसे पहले उन्होंने आर्ट का काम सीखना शुरू किया और उनकी आर्ट बहुत अच्छी थी, उनके हाथों में कला थी। उकील बंधुओं से उन्होंने आर्ट सीखा। उकील बंधु दिल्ली में, उन्होंने बताया अपने बारे में कि जैसे ही जाकर उन्होंने परीक्षा दी, वे पास हो गए, उन्हें एडमिशन मिल गया। और तो अपने बारे में एक मध्यम वर्गीय परिवार का होने के भी कारण इनके पिताजी, इनके भाई 2 साल छोटे तेज बहादुर सिंह, कभी कभी वो ही पैसा भेज दिया करते थे इनके लिए पढ़ने के लिए। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के होने के कारण इनका पूरा जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। उकील बंधुओं से आर्ट सीखने के बाद यहाँ पर उन्हें कोई फिर लाभ नहीं होता है तो अपने ससुराल चले जाते हैं। ससुराल के जो उनके मेडिकल की दुकान थी, डिस्पेंसरी की जो दुकान थी, वो कुछ दिन कंपाउंडरी का कार्य करते हैं। अचानक से वहीं एक दिन इनसे मुलाकात हो जाती है हरिवंश राय बच्चन जी से। हरिवंश राय बच्चन जी ने ही इन्हें प्रेरित किया हिंदी के क्षेत्र में आने के लिए। हरिवंश राय बच्चन भी आपके अंग्रेजी विषय से एमए थे, लेकिन उन्हें जो ख्याति मिली, जो प्रसिद्धि मिली, उनको भी हिंदी के ही क्षेत्र से मिली। तो हिंदी के क्षेत्र में लाने का जो प्रयास था वो हरिवंश राय बच्चन जी का ही था। इन्होंने उन्हें हिंदी के क्षेत्र में लाया और उनसे ये भी कहा गया कि सबसे पहले आप पढ़ाई करें, बीए एमए जो भी है आप पढ़ाई करें अपनी, और किसी कारणवश एमए का प्रथम वर्ष पूर्ण करने के बाद द्वितीय वर्ष ये नहीं कर सके। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि यदि आप पढ़ाई में किसी तरह की कोई कसर मत रखिए, इसकी चिंता मत करिए कि इसमें जो पैसे लग रहे हैं, जो हम धन का व्यय कर रहे हैं वो आपको देना है। जब तुम किसी काम के लायक हो जाना तब ये कर्ज चुका देना। शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि ना तो मैं कभी काम के लायक हुआ और ना मुझे वह धन चुकाना पड़ा। खैर, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी कविताओं के क्षेत्र में एक ऐसे उपमानों का प्रयोग किया जो कि अन्य जो कवि हैं उनके जो उपमान हैं बिल्कुल पूरी तरह से अलग। कविताओं के जो उपमान स्थापित किए हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई मेल नहीं है। उन्होंने उपमानों को अपने ग्रामीण क्षेत्रों से लिया, प्रकृति से लिया, उस हर स्थान से लिया जहां से कि उन्हें नए उपमान मिल सके। किसी ऐसे विशेष स्थान के लिए नहीं कि बस सब लोग चंद्रमुखी लिखने लगे तो चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन लिखने लगे, चरण कमल बंदो हरिराई लिखने लगे तो सब वही कमल, वही चांद, ऐसा नहीं। उन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया और किस तरह से नए उपमानों का प्रयोग किया उसका साक्षात्कार होगा आपसे इस कविता में, उषा कविता। उषा कविता में इसे बखूबी आप समझ सकेंगे कि कैसे नए उपमान है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। उषा, उषा का अर्थ आप समझते हैं। उषा काल एक समय है,
प्रातः काल का समय सूर्योदय के पहले का समय, जबकि सूर्योदय हुआ नहीं है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय होने वाला है। लेकिन सूर्योदय होने के पहले पूर्व की दिशा में क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन सी स्थितियां घटित हो जाती है, उसका जो शब्दों में एक चित्र उकेरा है यहाँ पर बहुत ही सराहनीय है शमशेर बहादुर सिंह जी का। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, कविता शुरू होती है, अपने सामने आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल कर रख लें। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, तो शायद आपके सम्मुख किताब खुली रहेगी, तो जो मेरे द्वारा व्याख्या हो रही है आप उन कठिन शब्दों के अर्थ को रेखांकित कर सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे। प्रात नभथा बहुत नीला शंख जैसे, समस्त पाठ में, संपूर्ण पाठ में ही उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार नहीं, और साथ में उपमा भी नहीं। अक्सर करके हम लोगों ने यही पढ़ा है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार उसे कहते हैं जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना हो, जहां पर उपमेय और उपमान में तुलनात्मक ढंग है, तुलनात्मक स्थिति है, तो वहां पर जहां पर अंतर हम करते हैं, तुलना करते हैं, समानता का दर्जा देते हैं, समानता का भाव ही तुलनात्मक दर्जा देना है, वहां पर हम उपमा अलंकार मान बैठते हैं। जैसे प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, तो जैसे सम, सदृश, के समान, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर के समान, के सदृश, यहाँ पे समान भी आया है, जैसे भी आया है, यहाँ पर तुलनात्मक स्थिति है, लेकिन फिर भी उपमा अलंकार नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बेटा वहां पर जहां पर कि उपमेय में उपमान की संभावना दर्ज की जाए, उपमेय में उपमान की जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक उत्प्रेक्षा का ही भाव है, हर जगह संभावना दर्ज होती है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ जो उपमेय है, प्रातकालीन जो नभ है, प्रातः काल का जो आकाश हमें दिखाई देता है, उसमें किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है? एक नए उपमान की संभावना, नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ध्यान दीजिएगा, पूरी कविता आप ध्यान से पढ़िएगा। सारी कविता में वो उत्प्रेक्षा अलंकार व्याप्त है, सारी कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार, शुरू से लेकर अंत तक उत्प्रेक्षा अलंकार, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, उपमान की संभावना उपमेय में। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातःकालीन का जो समय है, जो प्रातःकाल का समय है, और उस समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, स्थितियों पर गौर कीजिएगा कि पूरी तरह से कवि यहाँ पर शब्दों का जो जामा पहनाना होता है ना, उस पर खरा उतरता है, सफल हो जाता है कवि शब्दों का जामा पहनाने में। प्रातःकालीन का जो वर्णन कर रहा है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, वह भोर का नभ है, वह प्रातःकालीन नभ है, सूर्योदय के समय के पहले की स्थिति है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातःकालीन का जो आकाश का रंग हमें दिखाई दे रहा है वो किसके समान है? एक नए उपमान की संभावना वहां व्यक्त कर रहा है कवि। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, नीले शंख के समान उसे बताया जा रहा है। शब्दों का जो जामा यहाँ पर कवि पहनाता है, आप उसे ध्यान से समझिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक कैसे वो एक एक पल को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, एक एक पल को। अभी आप उषा काल में कभी उठकर देखें, वैसे तो हमेशा आप लोग उठते होंगे उषा काल में, सूर्योदय के पहले का जो समय होता है, उषा काल में उठिए, आप उस समय देखिए कि कैसे भोर का नभ होता है,
प्रातःकालीन नभ हमें कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है प्रातःकालीन? उस समय की जो स्थिति होती है वहां पे अंधकार भी होता है, और एक तरफ से कहीं धीरे 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 उजाले का भी आभास होता रहता है। एक तरफ से उजाले का आभास हो रहा है और एक तरफ गहन अंधकार भी, बहुत गहन नहीं, हल्का अंधकार। जो गहन अंधकार है वो एक तरफ से धीरे धीरे जा रहा है और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है उजाले का आगमन, आलोक का होना। ठीक है, जग धीरे धीरे अब आलोकित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो उषा काल का समय है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय के पहले का समय है, अंधकार धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, चंद्रमा की ज्योति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, प्रकाश होने वाला है। इस स्थिति में सर्वप्रथम जो हमारा आकाश है, जो भोर का नभ है, जो उषा काल का नभ है, वो मुझे नीले शंख की भांति दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीला शंख, संभावना उत्प्रेक्षा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीला शंख। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ, कौन सा नभ? ये 12 बजे का नभ नहीं। 12 बजे में जो भरी दोपहरी में आकाश की छवि दिखाई देती है उसकी बात नहीं है, या जो संध्या का समय हो जाता है, सूर्यास्त का जो समय हो जाता है, उसकी बात नहीं है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन के आकाश के रंग की बात हो रही है। प्रातःकालीन आकाश का जो रंग है, जो उसका रूप है, उसकी चर्चा की जा रही है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। मैं एक लाइन के आगे भी बढ़ नहीं रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं भी कितने शब्दों का जामा पहना दूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप पंक्ति को जितने अच्छे ढंग से समझते हैं उतने ही धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ, कौन सा नभ? भोर का नभ। वह प्रातःकालीन के नभ के बारे में कवि बताता है कि भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। एक बात और है कि कवि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश को भी साथ में लेकर चलता है। ग्रामीण परिवेश या घर गृहस्थी की बात, जो हमारे घरों में प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है, उसे भी कवि साथ में लेकर चल रहा है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा लग रहा है जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका। ये सुबह का कार्य है, प्रत्येक घर का यह कार्य है। आज भी होता है, साफ सफाई होती है, चूल्हे की सफाई, चौके की सफाई, जिससे रोटियों को बनाया जाता है, बेलने की सफाई, सभी की सफाई होती है। लेकिन थोड़ा सा समय बदल गया, चूल्हे नहीं रह गए, उनके स्थान पर अब तो गैस चूल्हा आ गया। उसे तो केवल पोंछ दिया जाता है एक कपड़े के द्वारा, एक गीले कपड़े के द्वारा, तो भी वो तो गीला रहता है कुछ देर के लिए ना। चौके को तो साफ करना ही पड़ेगा, बेलना साफ करना ही पड़ेगा। घर गृहस्थी की चीजें देखिए, सुबह होने पर जो सूर्योदय का समय है, जो उषा काल का समय है, जिस तरह से उसका रंग रूप छवि दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से घर के भी कार्य शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक घर की वही कहानी है, दैनिक जीवन कार्य प्रत्येक दिन वही शुरू हो जाते हैं। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। एक तरफ उपमान दे रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा कवि कि राख से लीपा हुआ चौका, और फिर कोष्ठक में लिखता है अभी गीला पड़ा है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे सुबह सुबह चौके को साफ करने के लिए पहले जो महिलाएं होती थी, जो घर की हमारी माताएं और बहनें होती थी, सबसे पहले राख से ही बर्तनों को साफ करती थी, राख से ही चौके की भी सफाई होती थी। आज थोड़ा सा
समय बदल गया, सिस्टम बदल गया, हर तरह से अब साबुन से सारा कार्य होता है, चाहे वो बर्तन की सफाई हो, गैस चूल्हे की धुलाई हो, चौके की सफाई हो, ठीक है, शरीर की सफाई हो। पहले तो लोग हाथ को भी धोना होता था तो राख से या मिट्टी से धो लिया करते थे, मिट्टी से तो अपने बालों को भी धो लिया करते थे। तो उन उपमानों को यहाँ पर प्रयोग करता है कवि। मैंने आपसे पहले ही किया था कि ऐसे कवि के उपमान हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी के ऐसे उपमान हैं जो आपको एकदम नए लगेंगे, जो हमारे आसपास के उपमान लगेंगे, जिन उपमानों को मैंने कभी पकड़ा होगा, मैंने कभी देखा होगा, ऐसे उपमान, ऐसे उपमान नहीं जिन उपमानों का प्रयोग पहले भी होता था। चांद को चांद की तरह, अब मैं चांद को तो कभी देखा नहीं, कभी उसको टच किया नहीं कि चांद कैसा होता है ना। चांद की तरह वह श्वेत मुझे दिखाई दे रहा है, वह उजला आकार मुझे दिखाई दे रहा है। सूर्य की तरह, सूर्य की तरह मैं सूर्य को तो देखता हूं इतना पास से, तो कभी सूर्य को देखा नहीं। कमल नयन, कमल को भी मैं देखा हूं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी सबसे पहले गांवों में भी स्त्रियां उठकर चूल्हे और चौके की सफाई शुरू करती हैं, और एक तरफ से जो सूर्योदय हो रहा है वहां भी इस उपमान को किस तरीके से वहां फिट कर देता है, कैसा सामंजस्य स्थापित कर देता है कवि। ये उसकी गुणवत्ता है, ये उसकी महत्ता है कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो उसने कहा कि नीला शंख जैसे, आसमान कैसा लग रहा है, नीले शंख की तरह लग रहा है। स्थिति परिवर्तित होती है, थोड़ा सा आगे समय निकलता है और कुछ क्षण के लिए समय बदलता है, रंग रूप बदलता है। और अब आकाश कैसा मुझे दिख रहा है, अब आकाश मुझे लग रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका होता है, और अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं होता है, उसी तरीके से गीले चौके की भांति अब मेरा प्रातः का नभ लग रहा है। सूर्योदय होने के पहले का जो स्थान है आकाश का, ठीक है, जहां पर कि सूर्योदय होता है, सूर्योदय का जो स्थान है वो मुझे अब राख से लीपे हुए चौके की भांति लग रहा है, जो भी गीला पड़ा हो। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। थोड़ा सा समय और बदलता है, थोड़ा सा समय और आगे होता है, तो अब कवि कहता है कि बहुत काली सिल जिस पर मिर्च मसाले इत्यादि को हमारे घरों में उस पर पिसाई होती है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। केसर एक फूल है, अगर उस फूल के द्वारा हम उस बहुत काली सिल की अगर धुलाई करते हैं तो सिल निश्चित रूप से साफ हो जाती है। तो देखिए दूसरा उपमान कब यहां से लेकर के कैसे वो प्रात के नभ में फिर से कैसे सामंजस्य स्थापित कर रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। अब जो मुझे सूर्योदय होने का स्थान यानी प्रातःकालीन जो नभ है, प्रातःकालीन का जो नभ है, प्रातःकालीन यानी सूर्योदय होने के पहले आकाश की जो स्थिति है, नीले शंख के बाद राख से लिपा हुआ चौका, और राख से लिपे हुए चौके के बाद किस उपमान का वहां पर प्रयोग कर रहा है कवि। एक तो इस तरह बहुत काली सिल, चौके के बाद सिल की भी धुलाई होती है घरों में, चौके के बाद अब सिल की धुलाई होती है, और सिल की धुलाई करने के बाद इस उपमान को उपमेय के साथ किस तरीके से स्थापित कर रहा है कवि। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। अब ऐसा लग रहा है कि प्रातःकालीन नभ जैसे बहुत काली सिल हो और थोड़ा सा केसर फूल से उसकी धुलाई हो जाए, मल करके, जैसे मल करके बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो।
जब केसर के फूल से मल करके उसकी धुलाई हो जाती है तो जिस तरीके से अब सिल साफ हो जाती है और उसका आकार, उसकी छवि मुझे दिखती है, ठीक उसी तरीके से अब मुझे प्रातःकालीन नभ दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से उत्प्रेक्षा अलंकार। और कितने सरल शब्दों के साथ शमशेर बहादुर सिंह जी इस कविता को लिखते हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ जा रही है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तीसरा उपमान बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा उपमान। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ध्यान दीजिएगा, स्लेट काला होता है और आकाश भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, अंधकार धीरे 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 करके जा रहा है। तो स्लेट पूरी तरह से काली है और उस काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक को मल दिया जाए। उस काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक को मल दिया जाए चारों तरफ, तो कैसा लगता है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब जो प्रातःकालीन नभ मुझे दिखाई दे रहा है, पल पल के दृश्य को कवि शमशेर बहादुर सिंह कितने अच्छे ढंगों से प्रस्तुत करते हैं, काबिलिए तारीफ। अब ये कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी। अब मुझे जो प्रातःकालीन का आकाश है उसका जो मुझे रंग रूप दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी काली स्लेट पर बच्चे ने लाल खड़िया चाक को पूरी जगह पे मल दिया हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अब लालिमा आने लगती है, उजाला और भी अधिक होने लगता है। अब प्रकाश